ये अब इस सेशन में हम फ्रिक्शन चैप्टर का सेकंड वीडियो आपके सामने शूट कर रहे हैं। और हम लास्ट वीडियो में आपको फ्रिक्शन होता क्या है और फ्रिक्शन कैसे जनरेट होता है, कैसे डेवलप होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, और तमाम बहुत सारी बातें इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको हमने आपसे की हुई थी। सारी बात आपको एज इट इज हमने समझाया हुआ है। तो उसमें जो भी बेसिक था आपका फ्रिक्शन के प्रति जो आपका लगाव है, जो इंटरेस्ट है, वो हमने डेवलप करने की कोशिश की। अभी हम इस नेक्स्ट वीडियो में जो आज ये सेशन में ले रहा हूँ, तो मैं अब ये चाहूँगा कि एक छोटा सा प्रॉब्लम हमने वर्कआउट के तौर पर आपको कुछ समझाने के लिए लाया हुआ है, ताकि हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर जो गलतियां अब तक आ रही थी फ्रिक्शन को लेकर के और कांटेक्ट फोर्स को लेकर के, उन तमाम गलतियों से ये आपको बचाएगा और कुछ एक नई बात आपके सामने। क्योंकि हम लोग जनरली कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल कांटेक्ट समझ लेते हैं, वो भी हम अभी चर्चा करेंगे आपसे, पर ऐसा नहीं है। सिचुएशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये फिजिक्स है और फिजिक्स में भी मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता है। हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, जो हमारे चारों तरफ एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं फिजिकल, उन तमाम बातों में मैकेनिकल कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं रोल आता है। उसी का एक लिंक है ये, उसी का एक एग्जाम्पल है ये कि कॉन्टैक्ट फोर्स की क्या क्या दशाएं हो सकती हैं। तो साफ सीधी बात है, हम इसको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इस प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम कह रहा है कि a body of mass 400 ग्राम स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। पहली बात, ये सरफेस जो है ना, ये रफ है। ये सरफेस कैसा है? रफ है एंड हॉरिजॉन्टल है। दोनों बातें हैं, सरफेस रफ भी है और साथ में ये हॉरिजॉन्टल भी है। मास ऑफ द ब्लॉक है आपके सवाल में दिया हुआ 400 ग्राम, यानी 0.4 kg आप कह सकते हैं। 1000 से डिवाइड करके वो मिल जाना है हमको। जी का वैल्यू सवाल ने लिख दिया है कि हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करने की आपको एडवाइस देते हैं। दूसरी बात है, इस प्रॉब्लम में एक डायग्राम है और डायग्राम अगर मैं ये बताऊं आपको, तो ये डायग्राम जो है वो स्लाइडिंग टेंडेंसी को दिखा रहा है कि इस डायरेक्शन में आपका ब्लॉक जो है वो स्लाइड कर रहा है, यानी मूवमेंट का ये डायरेक्शन शो कर दिया गया है कि द ब्लॉक स्लाइड्स टुवर्ड्स राइट एज, है ना। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको, ब्लॉक जो आपको स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइडिंग डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब ब्लॉक उधर जाना चाहता है। अब हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, क्योंकि आगे जो चीजें बताई गई है कि सरफेस इफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज 10 न्यूटन, देखा जाए ये फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है। आपको साफ सीधे तौर पर ये पता होना चाहिए कि अगर ये ब्लॉक इधर की तरफ स्लाइड कर रहा है तो फ्रिक्शन का फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का फोर्स स्लाइडिंग मोशन का हमेशा अपोज करता है। एक बात तो ये कंफर्म हो गया। अब सवाल के लाइन पर आप ध्यान दीजिए, वो कह क्या रहा है? फाइंड एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स, एंगल मेड बाय द कांटेक्ट फोर्स ऑन द बॉडी विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ कांटेक्ट फोर्स कितना एंगल बना रहा है। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात क्यों है? क्योंकि आप ये सोचिए कि ये ब्लॉक स्लाइड करेगा कैसे, और जब आपको ये कहा जा रहा है कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है हमारा ये कांटेक्ट फोर्स, ये पता करो, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स सिस्टम के ऊपर लगा है, यानी इस डायरेक्शन में सिस्टम के ऊपर फोर्स लगा है, और इसी फोर्स के रिएक्शन के तौर पर आप ये मान लीजिए कि कांटेक्ट फोर्स जो है वो इस तरह से, अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया हुआ है तो कांटेक्ट फोर्स जो है वो आपको इस तरह से एक्टिव हुआ है, यानी एक्शन आपका यहाँ है, एक्शन आपका यहाँ है
और यही एंगल है वो थीटा जो हमें कैलकुलेट करने को कहा गया। मतलब क्या हुआ कि अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, आप ध्यान से देखें, अगर कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई प्लैंक रखा हुआ, मतलब लकड़ी का कोई टुकड़ा, और मैं उसको धकेलना चाहता हूं, पुश करना चाहता हूं, तो मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, यानी वर्टिकल से उसका कुछ ना कुछ एंगल होगा। तो जब मैं ऐसे दबाऊंगा तो थर्ड लॉ के हिसाब से रिएक्शन भी तो डायगोनल ही आएगा ना, तो वही आया हुआ है। ये है आपका कांटेक्ट फोर्स, इसी को समझना था आपको। ये कांटेक्ट फोर्स है, और जो इस एक्शन के, ये जो आपने अप्लाई किया होगा, उसी के रिटर्निंग के तौर पर, ये रिएक्शन के तौर पर आपके पास आया है। और इसी कांटेक्ट फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है एन, जिसको हम लोग नॉर्मल कांटेक्ट कहते हैं, देखिए कितना मजेदार चीज है, ये नॉर्मल कांटेक्ट है। यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये नॉर्मल कांटेक्ट है, जो ऑलरेडी आपको डाउनवर्ड, ये अपवर्ड डायरेक्शन में इस सरफेस पर नॉर्मली इसका हो गया, तो उसके साथ जो है ये जो कांटेक्ट का फोर्स डेवलप हुआ, उसमें कहीं न कहीं नॉर्मल और कहीं न कहीं फ्रिक्शन फोर्स का भी योगदान है, कि ओवरऑल ये आपको पैदा ले रहा है। तो जाहिर सी बात है कि m जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के, ये तो पता है। तो n इक्वल टू है आपको mg के, है ना, और उसके बाद फ्रिक्शन का फोर्स इस डायरेक्शन में है दिया हुआ। तो यही थीटा आपको चाहिए, यही थीटा आपको चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, यही है। क्या कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज 3 न्यूटन, एफ का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए, तो जब एफ का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए मजे की बात यह है कि मैं अगर इसको वेक्टर एडिशन की तरफ ले जाना चाहूंगा, तो क्या होगा, यहां से देखिए, यहां मेरा एन है और यहां मेरा एफ है, तो इसका जो वेक्टर रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये एंगल थीटा हमसे पूछा जा रहा है ना, यही हमारा एफ है। तो ये थीटा कैसे होगा, इस एफ को मैं अगर यहाँ पर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से सेट कर दूं, तो इस थीटा के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हमारा बेस होगा। तो क्या होगा, n इक्वल टू एम जी है एंड f इक्वल टू 3 न्यूटन ऑलरेडी दिया हुआ है। इसीलिए मुझे पहला डिमांड क्या है, ये थीटा निकालना है। तो इसीलिए मैं आराम से टेन थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा के लिए f बटा मैं n बोल सकूंगा, और अगर मैंने f बटा n बोला तो n का वैल्यू कितना है, सॉरी ये क्या बोलते हैं, हाँ ये ठीक है, f है और ये n है हमारा, तो n इक्वल टू एम जी है और f हमारा 3 है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस f बटा n सही लिखा है, n इक्वल टू एम जी। तो चलिए क्या होगा, f का वैल्यू आपके पास 3 है और n इक्वल टू एम जी है, तो m का वैल्यू 0.4 हो गया और g का वैल्यू 10 हो गया। ये आ गया आपको 3/4। जैसे ही टेन थीटा का वैल्यू 3/4 आया, तो फिर क्या बात है, हमारा तो वैल्यू अब आ जाएगा। ये होगा 10, मेरे समझ से 37 डिग्री इसको आना चाहिए, एकदम आना ही चाहिए। आपको पता ही है कि ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल में बना लूँ यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये अगर मेरा थीटा है, ये अगर 90 डिग्री है, तो ये होगा 3 और ये होगा 4 और ये होगा हमारा 5। तो पता ही है कि ये टेन थीटा, ये 3/5 आएगा, तो 0.6 सही बात है। 37 डिग्री इज द कंफर्म वैल्यू। सो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 37 डिग्री। एक आंसर तो हमने ले लिया, यानी ए नंबर का मामला हमारा क्लियर है। और जब बी नंबर की बात आएगी, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स तो क्लियर है। आपके पास n का वैल्यू mg के रूप में पता है और f ऑलरेडी पता है, तो आप क्या करते हैं, बी नंबर में, जो बी नंबर का सॉल्यूशन है वो यहाँ है। बी नंबर के लिए क्या हो जाएगा, है ना, f इक्वल टू रूट अंडर, देखिए वेक्टर रिजल्टेंट है, तो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, चूंकि थीटा 90 है तो एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर
एफ का वैल्यू कितना 3 है और एन का वैल्यू 4 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर ये अगर कर देते हैं तो रूट के अंडर ले लेंगे इक्वल टू 5 न्यूटन मेरे समझ से, यानी ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसका नेट वैल्यू कितना आ गया, 5 न्यूटन के बराबर आ गया। मैं आपको ये सवाल सिर्फ ये सिखाने के लिए, ये समझाने के लिए लाया हुआ था कि आपको ये पता पड़े कि कांटेक्ट फोर्स हमेशा नॉर्मल कांटेक्ट ही नहीं होता, ये डायगोनल भी हो सकता है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पर भी हो सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप फोर्स अप्लाई किस डायरेक्शन में कर रहे हो, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स के अनुसार ही आपका रिएक्शन फोर्स के रूप में कांटेक्ट फोर्स बन करके आएगा। ये वही सिखाने के लिए आपको, और फ्रिक्शन किस तरह से मोशन के अपोजिट क्रिएट होता है, यानी कुछ बेसिक के लिए आपको मैंने ये सवाल लाया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने थ्योरी के तरफ, जहां से कि हमें आज अब फ्रिक्शन के टाइप सीखने का मौका मिलने वाला है। आइए बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी ट्रांसलेटरी मोशन में फ्रिक्शन की स्थिति जो होती है उसके अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो अच्छी बात है। बेसिकली दो तरह का फ्रिक्शन का टाइप होता है ना। फ्रिक्शन का जो टाइप है ये दो तरह का होता है। एक होता है एस्टेटिक फ्रिक्शन। क्या होता है, इसको कहते हैं एस्टेटिक फ्रिक्शन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही रोचक है इसकी पढ़ाई, एस्टेटिक फ्रिक्शन। एंड द सेकंड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। एस्टेटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मैं इस दोनों बात को सिखाने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, और वो है फ्रिक्शन कुछ बेसिक लॉ को फॉलो करता है ना। ये तो टाइप हो गया। अब लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इस चीज को अगर हम लोग समझ लेंगे तो आगे का काम हमारा आसान रहेगा। खूबसूरत बात, बढ़िया बात है। लॉ क्या कहता है, सबसे पहला लॉ कहता है कि फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो डिपेंड इस बात पर करता है कि जो दो बॉडी कांटेक्ट में हैं उन बॉडी का फिजिकल नेचर कैसा है ना। तो पहला है कि फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप कहिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द फिजिकल नेचर ऑफ द बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपको मैंने दिखा दिया था। और मान ले अगर मैं बात करूं सॉलिड, क्योंकि अभी जिस जगह पर जिस स्पेस पर हम हैं, जिस पोजीशन पर हम हैं, वहां पर जो फ्रिक्शन के लिए दो बॉडी कांटेक्ट में होंगे वो ओवरऑल सॉलिड कांटेक्ट की ही बात हम लोग अभी करेंगे। उसमें अभी दिखाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि सॉलिड होता है, सॉलिड लिक्विड होता है, लिक्विड होता है, वो अलग बात है। पर यहाँ जिस जगह पर हम काम कर रहे हैं अपने मैकेनिक्स में, जिस लेवल पर अभी हैं, वहाँ पर वी आर टोटली कंसर्न विद द सॉलिड कांटेक्ट ऑफ टू बॉडी, यानी दोनों बॉडी जो कांटेक्ट में होंगे वो सॉलिड्स रहेंगे। इसके अलावा और कोई तीसरी बात हमें नहीं करनी है। और अगर इतनी बात हम करने में सफल और सक्षम हैं तो आगे बढ़ने में कोई परेशानी। तो पहला चीज तो जान लीजिए कि दो बॉडी जो कांटेक्ट में हैं उनके नेचर कैसे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। दूसरा है कि फ्रिक्शन का फोर्स कभी भी एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ये हमेशा एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ना। फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट। बस फालतू बात नहीं लिखेंगे, कम लिखना है, ज्यादा समझना है।
यानी एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड ये नहीं करता। अब आप समझें इसको, एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट, एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट की थोड़ी बात हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। जैसे मान लेते हैं अगर ये कोई बॉडी है, इस तरह से मान लो कोई बॉडी है और ये किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आना चाहता है, ठीक है, इस किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आना चाहता है। ये बॉडी है आपका 1 और ये बॉडी है आपका 2। पर यहाँ जो है ना, बाहर से कोई अगर देखे, बाहर से अगर कोई देखे तो उसको ये पता पड़ेगा कि ये बॉडी हर जगह पर कांटेक्ट बनाए हुए है ग्राउंड के साथ या नीचे वाली बॉडी के साथ। लेकिन सही बात यह है कि इन इन जगहों पे, कुछ जगहों पे कांटेक्ट है और कुछ जगहों पे कांटेक्ट नहीं है। और आपको और इससे भी क्लियर दिखा देते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ये है ना, एक बॉडी ये है और इसमें इस तरह से मान लेते हैं कुछ दाने बने हुए, कुछ पिंस लगे हुए हैं और ये आ गया ग्राउंड पर। ये कहां पर आ गया? ग्राउंड पर। मान लेते हैं ये ग्राउंड पर आ गया। अब आप बता दीजिए कि बाहर से कोई आदमी अगर देखेगा तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा कि जितना ये पूरा का पूरा स्पेस है, इतना एरिया इन्होंने ग्राउंड का कैप्चर किए हुए हैं। पर सच्चाई क्या है कि इन इन जगहों पर ही मात्र इस बॉडी ने इस बॉडी को छुआ है। जैसे आप अपने जूते पहनते हैं, जूता पहन करके, और नया जूता है बढ़िया, उसका जो नीचे जो बेस है वो ठीक ठाक है, आप किसी कच्चे ग्राउंड पर ऐसे आराम से रखिए और हटा लीजिए तो क्या देखे, जहां जहां पर वो उसका वो बना हुआ है, उसका धारी, उसका जो लाइनिंग बना हुआ, सिर्फ वहीं पे वो ग्राउंड को टच करेगा। बाकी जो कुछ जगह हैं जहां पे वो ग्राउंड को टच नहीं करता है। तो जो जितना स्पेस में, जितने एरिया में वो टच कर रहा है अपने कांटेक्ट सरफेस को, वही एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। और आपको तो पता है कि उन्हीं जगहों पे अट्रैक्शन का फोर्स जनरेट होगा जहां डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो इसीलिए जो है सो ये एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जितना होगा उसका, उसी से फ्रिक्शन का फोर्स पैदा लेगा। और बाहर से देखने पर लगता है कि इतना एरिया इन्होंने ग्राउंड का कवर किया हुआ, तो उसको एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। उस पर फ्रिक्शन का फोर्स डिपेंड नहीं करता है, ओनली डिपेंड करता है एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट का, ठीक है। और तीसरा लॉ है, थर्ड है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N क्या है भाई? नॉर्मल रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू N, यानी F प्रोपोर्शनल टू N के, ठीक है। नॉर्मल कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो समझ में बात आएगी। अगर आप यहां पर m मास का बॉडी रखते हैं, नीचे mg काम कर रहा है, इस पर आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो नॉर्मल रिएक्शन n पैदा लेगा और यहां से पैदा लेगा फ्रिक्शन का फोर्स। तो ये जो नॉर्मल है, इस नॉर्मल का सीधा संबंध आपके फ्रिक्शनल फोर्स से है। इसी के प्रोपोर जितना नॉर्मल तगड़ा होगा, फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही ज्यादा होने वाला है। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो एक रिजल्ट आता है हमारे पास, और रिजल्ट क्या आता है? और F प्रोपोर्शनल टू म्यू इंटू N। ये जो म्यू है ना, यही कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बन करके अभी आया हुआ है। ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, इसको हटाने के लिए हमने ये कांस्टेंट डाला है। लेकिन नोट कीजिएगा, इसी कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और अच्छी बात क्या है ये जान लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को म्यू से दिखाते हैं। क्लियर? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। इतनी सी बात फ्रिक्शन चैप्टर में यूनिवर्सल है, मतलब हर तरह के फ्रिक्शन पर ये बात चलेगी, लागू होगी।
इसीलिए हमने इसको लॉज ऑफ फ्रिक्शन के नाम से आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। तो फ्रिक्शन का नियम आपने ये देखा कि दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। और आप यहां पर देख लो, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट का कोई यूनिट या कोई डायमेंशन नहीं होता है, यह एक प्योर नंबर है। सो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो एनी यूनिट, नो एनी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला नहीं है इसका, इट इज ओनली अ नंबर। ये प्योर नंबर है बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस। नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है और फ्रिक्शन भी फोर्स है। तो मैं अगर म्यू बराबर लिखूं तो F/N लिखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये भी फोर्स का यूनिट देगा, ये भी फोर्स का यूनिट देगा, तो यूनिट कैंसिल कर जाएगा। म्यू इज अ प्योर नंबर। क्लियर? आगे और भी बहुत सारी बात करनी है। तो ये लॉ ऑफ फ्रिक्शन को जब हम समझ लेते हैं तो अब इसके बाद हमारी बारी आती है कि फ्रिक्शन के टाइप जो हमने दो आपको गिनाए हैं, उन दोनों टाइप की बात कर ले। हो सकता है कि एक ही टाइप चर्चा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हमको लेक्चर को नहीं करना है अभी। आपको चूंकि ये सीखने का दौर है तो आप आराम से चीज़ों को सीखिए। प्रॉब्लम के लिए तो भरा पड़ा हुआ है टाइम हमारे पास, और ज़रूर करेंगे। अभी तो सिर्फ लर्निंग बेसिक्स में हम लोग हैं। अब देखिए, एस्थेटिक फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी को समझना है अच्छे तरीके से। एस्थेटिक फ्रिक्शन क्या है? पहली बात तो वर्ड से पता पड़ता है कि एस्थेटिक फ्रिक्शन का मतलब ये हुआ कि फ्रिक्शन एट द टाइम व्हेन बॉडी इज नॉट इन मोशन। एस्थेटिक का मतलब रेस्ट होता है, यानी ये वो फ्रिक्शन है जब आपका सिस्टम मूवमेंट नहीं कर रहा है, रेस्ट में है, और तब फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। आज तो मजा आने वाला है आपको, खाली वीडियो में आप बने रहिए, देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। सपोज कीजिए कि मैं आपको बताऊं कि एस्थेटिक फ्रिक्शन एक्चुअली क्या होता है, आप समझे थोड़ा बात को। बहुत लोग बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट करते हैं एस्थेटिक फ्रिक्शन को समझने में, ये मैं आपको बता देता हूँ। एस्थेटिक फ्रिक्शन समझना अपने आप में एक गेम है और अपने आप में एक चैलेंज भी है। उसको स्वीकार कीजिए और मज़ा लीजिए मेरे साथ फिक्स पढ़ते हुए। मैं कह रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि मैंने 10 kg का एक ब्लॉक यहाँ रखा, ठीक है, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। और नो डाउट ये क्या है? रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये रफ एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस है। और एस्थेटिक फ्रिक्शन का जो लॉ होगा बस वही बात होगी, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बस उसमें एक आध लाइन और एड होगा। बाकी एस्थेटिक फ्रिक्शन के भी जो लॉ होंगे उसमें कुछ बातें जो नई आएगी वो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से। अब सपोज कीजिए कि हमने इस पर क्या बोलते हैं, ये इसका mg हो गया। अगर मैं m इक्वल टू लेता हूँ 10 kg तो मैं mg कर देता हूँ इसको, और ऊपर में इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको किसी ने पूछा और उसने ये भी बता दिया कि म्यू का वैल्यू 0. सपोज कीजिए 20 है, कुछ भी लिख दिया उन्होंने। एक सवाल लगाया उसने कि अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्थेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, कहा अ ब्लॉक ऑफ मास, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is placed on a rough horizontal surface, rough horizontal surface of mu equal to 0.20। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस्थेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, एस्थेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ये म्यू एस है, एक्चुअली ये म्यू एस है। ठीक है, एस्थेटिक फ्रिक्शन के लिए हम लोग म्यू एस लिखते हैं, और चीज वही है। आप अगर देखें तो एफ एस प्रोपोर्शनल टू एन के, और एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। क्लियर है? क्लियर है?
तो आप क्या करेंगे कि हमको लॉ ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के जो नियम आए, जो कि ये नियम रहेगा ही रहेगा, और एक्चुअली ये वैल्यू कब तक आएगा वो अभी थ्योरी में धीरे धीरे पता चलने वाला है। ठीक है, स्टार्टिंग लिया मैंने, बड़ा खूबसूरत सिचुएशन मैंने लाया हुआ है, आप सोच करके बताइए। मैंने आपको फॉर्मूला भी दिया स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉ के हिसाब से, वो फ्रिक्शन के लॉ में ही थोड़ा सुधार कर लेते हैं इसको, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का लॉ बन जाता है। पहली बात तो ये है कि स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा कैसे लेता है, बॉडी मूव भी नहीं करेगा और फ्रिक्शन को आना भी चाहिए। कैसे होगा? बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल ऐसे होगा। अभी इसमें तो आपको अगर पूछ दिया कि फ्रिक्शन का फोर्स का मान होगा, तो आप तुरंत क्या करेंगे, एफ एस इक्वल टू आप म्यू एस इंटू एन लगा देंगे, और एन तो पता है कि एम जी के बराबर है। एन क्या है? एम जी के बराबर। आप क्या करेंगे, लिखेंगे म्यू एस इंटू एम इंटू जी। और चलिए ठीक है, हमने जी का वैल्यू भी आपके लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया कि चलिए आसान होगा। तो आप क्या बोलेंगे, 0.2 इंटू 10 इंटू 10 न्यूटन, यानी 20 न्यूटन फ्रिक्शन के फोर्स का वैल्यू हो गया सर जी। जैसे ही आप फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू इतना बताते हैं, ठीक है ना, कोई जो जानकार आदमी होगा, समझदार आदमी होगा, वो बोलेगा कि तुमने जुल्म कर दिया। अब आपका दिमाग हिल जाएगा, कैसे भाई हमने जुल्म कर दिया? कैसे जुल्म कर दिया? जुल्म कर दिया है आपने, इसलिए जुल्म कर दिया है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स विल जनरेट, या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल जनरेट इफ एंड ओनली इफ वी हैव द अप्लाइड फोर्स। अब आप बता दीजिए कि जब इसमें स्लिपिंग टेंडेंसी हम जनरेट ही नहीं करेंगे, वो स्लिप हो नहीं हो, अभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो स्लिप नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, लेकिन टेंडेंसी तो आपको जनरेट करना होगा। अगर आपने टेंडेंसी जनरेट नहीं किया तो फ्रिक्शन के फोर्स की वैल्यू 0 होगी। है ना मजे की बात? 0 होगी कि आपने जब तक उसमें स्लाइडिंग टेंडेंसी क्रिएट नहीं करा है तो फ्रिक्शन का फोर्स पैदा ही नहीं लेगा। यही खूबसूरती है, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स है। ये क्या है? फ्रिक्शन का फोर्स रिएक्शन है। आपको मैंने शुरू में ही सिखाया था, और अक्सर लोग ये गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको अलर्ट मोड में देता हूं कि जब आपके सिस्टम के पास स्लाइडिंग टेंडेंसी नहीं क्रिएट की गई है तो फ्रिक्शन का फोर्स पैदा ही नहीं लेगा। नो चांस टू जनरेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इफ अप्लाइड फोर्स इज एब्सेंट। इसलिए ये आपका गलत था। ठीक है, तो ये आपका झटका दिया मैंने आपको। अब आइए सोचते हैं कि फ्रिक्शन का फोर्स में, स्टैटिक फ्रिक्शन को मैं सिखाऊं कैसे, समझाऊं कैसे, समझूं कैसे। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की परिभाषा ही है, डेफिनेशन है उसका, कि इफ अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन, इफ अ बॉडी ऑफ मास समथिंग इज प्लेस्ड ऑन रफ सरफेस, एंड मैं ये नहीं कहता हूं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल सरफेस की ही बात करूं, ये रफ सरफेस पर रखा हुआ है, एंड इट इज acted upon by a force such that, acted upon by a force such that the body is unable to move, then the force of friction acting at contact surface is of static type। वो फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। हम फोर्स लगाए, हमने फोर्स लगाया, बॉडी मूव नहीं की, तो जब बॉडी मूव नहीं करा, इसका मतलब है उस पर फ्रिक्शन का फोर्स उस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, सो दैट की बॉडी इज अनेबल टू मूव। बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, और यही स्टैटिक फ्रिक्शन की पहचान भी है, उसका डेफिनेशन भी है। वो चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, आप बातों में समझिए, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की यही परिभाषा है कि इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस and acted upon by a force such that it is unable to move, then the force of friction, है ना, developed at contact surface is called static frictional force।
बात खत्म, दैट्स इट। चलिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन का डेफिनेशन समझ लिया, इस प्रॉब्लम से भी कुछ हमने आपको चीजें समझाने की कोशिश की। अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करता हूं और आपके साथ, और तब मैं आपको बताता हूं क्या है ये चीज। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने इस हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पर एक m मास का ब्लॉक लिया। आप सोचेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, m मास का ब्लॉक लिया, ठीक है, और हमने इसके ऊपर एक फोर्स लगाया F इक्वल टू, सपोज कीजिए मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, या यूं कहते कि मैं 20 न्यूटन का लगाया। पहली बात तो मैंने F लगाया ही नहीं, तो जब F लगाया ही नहीं तो Fs क्या होगा, तो जीरो, ये पैदा ही नहीं लेगा। लेकिन जैसे ही मैं शुरू होता हूं, जैसे मैं F की वैल्यू में 10 न्यूटन लगाता हूं और हमने ये पाया, व्हाट वी सी, द बॉडी इज नॉट मूविंग, बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग, अनेबल टू मूव। तो अनेबल टू मूव के कंडीशन पर मैं चर्चा करता हूं, अनेबल टू मूव पर ही सारी बातें होने वाली है। यानी सीधा समझिए कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है हमारे प्रयास से। हमने 10 न्यूटन लगाया और हमने ये देखा कि बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब Fs की वैल्यू भी 10 न्यूटन हो चुकी है। क्योंकि आपको तो पता है न्यूटन्स लॉ में कि बॉडी फोर्स अगर अनबैलेंस होगा तो मूव करेगा, अगर फोर्स बैलेंस्ड हो गया तो वो मूव नहीं करेगा या एक्सीलरेट नहीं करेगा बॉडी को। सो बॉडी अगर इनिशियली रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही दिखेगा। फिर हमने क्या किया, फोर्स के वैल्यू को 50 न्यूटन कर दिया, हमने ये पाया बॉडी नहीं मूव कर रहा है, स्टिल बॉडी इज एट रेस्ट। देन इसका मतलब सीधा होता है कि Fs ने भी अपना वैल्यू 50 न्यूटन पर बढ़ाकर कर लिया, और ऐसा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन 100% होता है। फिर हमको गुस्सा आया, हमने इसको 100 न्यूटन कर लिया, मैं फिर देखता हूं कि बॉडी नहीं मूव करती है, इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी अपना वैल्यू इंक्रीज करा लिया। खूबसूरत बात यह है कि अगर मैं इसको 150 न्यूटन करता हूं तो मैं फिर देखता हूं कि बात नहीं बन रही है, इसका मतलब अगेन बॉडी इज अनेबल टू मूव। पर जैसे ही मैं फोर्स को 200 न्यूटन पर लाता हूं तो मुझे एक एहसास होता है। आप धक्का दीजिए ना बॉडी को, ट्रैक्टर खराब हो गया, कार खराब हो गई है, रोड पर है, आपको धकेलना है तब स्टार्ट होगा, तब देखिए ना, हे अकेला नहीं है तो तहु आवो, आप भी आइए, सब मिलके धक्का देंगे तो हो जाएगा। तो क्यों ऐसा, तो धीरे धीरे जब आप फोर्स को बढ़ाते हैं तो आपका जो फ्रिक्शन है वो उसको मैनेज करता चला जाता है, पर एक लिमिट आता है। इस समय में ठीक है, हमने माना कि आपका फोर्स फ्रिक्शन ने 200 न्यूटन मैनेज तो कर लिया, पर आपको यहां पर एक सिचुएशन लगता है जस्ट अबाउट टू स्लाइड। एक एहसास होने लगा कि अब लगता है काम मेरा हो गया, अब आ गया, ये लिमिट पकड़ लिया। अब इसने क्या कर लिया, एक लिमिट हमें प्राप्त हो चुका है कि अब अगर इसके बाद जरा सा भी फोर्स बढ़ाएंगे तो बॉडी जो है सो मोशन में आ जाएगी, और जैसे ही वो मोशन में आ गई स्टैटिक फ्रिक्शन का खेल खत्म। तब वो स्टैटिक रहा नहीं, फ्रिक्शन का टाइप बदल जाएगा। सो दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एंड इसी को मैं बार बार कहता हूं म्यू एस इंटू एन। ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी ये है एफ लिमिटिंग भी आप कह सकते हैं। ये मैक्सिमम है स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू, एफ लिमिटिंग मैं इसको कह सकता हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। इसका ये मतलब कभी नहीं होता है कि जब भी हम कभी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो डायरेक्ट यही वैल्यू वो पिक कर लेगा, जी नहीं। आप देख लीजिए सामने में एफ एस 0 से उठा है, यहां तक गया है, आपने भी फोर्स को इस तरह से बढ़ाया। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हर हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल। स्टैटिक फ्रिक्शनल का फोर्स जो होता है क्या होता है, एफ एस आपको सेल्फ एडजस्टेबल है अप टू अ लिमिट, सेल्फ एडजस्टेबल है अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक ये
एडजस्ट करता है, ठीक है। एंड दिस इज द ये इस तरह से अगर मैं आपको ये अप्लाइड फोर्स की बात करूं, है ना, और इधर से मैं अगर एफ एस की बात करूं तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, है ना। एफ एस जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू एफ के होगा, वो एफ जैसे हो, है ना, वो एफ जैसे हो। और आपको तो पता ही है कि अप्लाई ये फोर्स पर डिपेंड करेगा, बाकी और बहुत सारी बात है, तो इसके साथ भी ये एडजस्ट करता चला जाता है। और ये अपने मैक्सिमम पर जाने के बाद जो है वो एक लिमिट पकड़ लेता है, उसके बाद जो है वो उससे अधिक वो नहीं जा सकता। यानी ये जो वैल्यू अगर यहाँ तक आ रहा है, ये एफ लिमिटिंग की वैल्यू है जो स्टैटिक फ्रिक्शन की, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू मानी जाती है। इसी को हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहा। सो लिमिटिंग फ्रिक्शनल अगर कोई आपको बोलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आप ध्यान से सुनेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है या लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही टाइप है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू है, एक तरह का बाउंड्री लाइन है। उसके बाद फ्रिक्शन का जो है बदल जाता है पैटर्न। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की ये कहानी, और अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है, लेकिन ये जो है कुछ हद तक ही जाएगा, और उसके बाद इस लिमिटिंग के बाद जो है आपके स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू इस एफ से इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो स्टैटिक उसके बाद रहा नहीं। जब बॉडी मूव करने लगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक हो जाएगा, और जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो आप देखेंगे आगे चल करके काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स से इंडिपेंडेंट होता है। आपको असीम उड़ाना है, गाड़ी को उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स कभी चेंज नहीं करेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके अप्लाइड फोर्स से मतलब नहीं है उसको। आपका बॉडी जो कांटेक्ट में उसका फिजिकल नेचर कैसा है और फ्रिक्शन का कोफिशिएंट कैसा है, कैसा नॉर्मल कांटेक्ट है, सिर्फ उससे मतलब है उसको। तो आज के लेक्चर को यही रहने दीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन पर जब आ ही गए हैं तो बहुत सारा काम करके देखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन भी देखेंगे, और तब सवाल पर सीधे उतरेंगे। अब जो भी बात करनी होगी स्टैटिक फ्रिक्शन में, अभी और भी थोड़ी बहुत बाकी है बात, एंगल ऑफ रिपोज वगैरह देखेंगे। सो कहानी है अभी थोड़ा सा, लेकिन आज के इस लेक्चर को भी फिर इंटरेस्टिंग बनाते हुए अभी न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा सा सेफ रखते हैं। थैंक यू सो मच।